हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का टेस्ट है। साथ ही इसका हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि डिस्कशन के दरमियान बहुत सारी इंपॉर्टेंट्स बातों को आपको हम बताएंगे जो कि आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो यह विद्यार्थी डैश रूप में अभिप्रेरित करता है। ठीक है, तो कोई विद्यार्थी है, अगर वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है तो वो कठिन परिश्रम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, ताकि वो परीक्षा में क्या हो सके, तो ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ चार ऑप्शन है। वो किस रूप से अभिप्रेरित है, मोटिवेट किस रूप से है, व्यक्तिक रूप से है, अनुभविक रूप से है, आंतरिक रूप से है या फिर बाह्य रूप से है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा आप लोग बताइए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3 नंबर, आंतरिक रूप से। ठीक है, यानी कि इंटरनली वो मोटिवेटेड है, तभी वो जो है कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वो परीक्षा में जो है उत्तीर्ण हो जाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब चलते हैं सेकंड पे। इसमें है कि व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहार का क्या है, करना, यानी जब आप कुछ करेंगे तो उसमें आपका जो भी है इंद्रियां उसमें शामिल होंगी। ठीक है, आपका हाथ पैर, ये क्या, आँख नाक जो भी है, हर चीज़ का उसमें एक्टिविटी तो होगा ही। आप किसी भी चीज़, कोई भी व्यवहार आप करेंगे किसी के साथ तो ठीक है, हर चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा, हर एक बॉडी पार्ट्स का आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो यहाँ पे व्यवहार का करना जो है पक्ष किस में आएगा, तो सबसे फर्स्ट में है सीखने के गतिक यानी कि कॉग्निटिव क्षेत्र में आएगा। सेकंड में है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आएगा। थर्ड में है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आएगा और फोर में है सीखने के भावात्मक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, भावात्मक हो गया इमोशन से रिलेटेड। ठीक है, संज्ञानात्मक हो गया कॉग्निटिव से रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया साइकोलॉजिस्ट जो आपका जो होता है। ठीक है, सीखने का गतिक ये हो गया कॉग्निटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। यहाँ पे गतिक हो जाएगा। ठीक है, कैनेस्थेटिक यानी कि जब बॉडी मूवमेंट या फिर इस तरह का बॉडी से रिगार्डिंग जो भी होगा मूवमेंट, जिसके जो जब बॉडी मूवमेंट आप करेंगे तभी जाके आप कोई किसी न किसी व्यवहार को आप प्रकट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका बॉडी का वहाँ पे क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गतिक, यानी कि सीखने के गतिक यानी कॉग्निटिव क्षेत्र से वो क्या है, तो रिलेटेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी हम आपको आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं वो काफ़ी वेरीफाइड आंसर है। ठीक है, मैं उसको बहुत वेरीफाई करके ही आंसर देता हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग कंफर्म रहिए कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या पॉइंट है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो फर्स्ट में है कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। ठीक है, सेकंड में है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने। ठीक है, थर्ड में है विद्यालय का नाम रोशन करने और फोर में है अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति, ठीक है, तथा विद्यालय पत्रिका निकालना, तो ये सब किसके लिए, किस चीज़ के लिए है, तो आप लोग यहाँ पे बताइए आंसर। दोस्तों आप लोगों को आंसर हमारे पढ़ते पढ़ते कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर। ठीक है, यानी शिक्षार्थियों को क्या हो रहा है यहाँ पे, तो सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराया जा रहा है। तो यहाँ पे सेकंड में देखें, ये व्यवसाय का बात है तो व्यवसाय सब तो होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे संतुष्टि करने का बात कर रहा है तो ये सब नेगेटिव बात होता है। विद्यालय का नाम रोशन करने, तो इस तरह का कोई बात जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा है। तो ये सब क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स होता है, ये सब आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। व्यवसाय हो गया, नाम रोशन करना हो गया, संतुष्ट करना, ये सब आपको पढ़ के भी समझ में आ गया होगा कि ये सब ऑप्शन जो है बेतुका टाइप का है। ठीक है, अब चलिए अगला ऑप्शन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। ठीक है, बहुत सारा जो ग्रुप एक्टिविटी होता है उसमें वो व्यस्त रखती है, जैसे कि समूह चर्चा हो गया, समूह परियोजनाएं हो गया, भूमिका निर्वाह हो गया। ठीक है, आदि। तो यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि पूरा जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो ग्रुप एक्टिविटी हो रहा है। तो फर्स्ट में क्या है कि सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम हो रहा है।
सेकंड में है मनोरंजन द्वारा अधिगम हो रहा है, थर्ड में है भाषा निर्देशित अधिगम हो रहा है, और फोर में है प्रतियोगिता आधारित अधिगम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये जितना भी है हो रहा है ग्रुप एक्टिविटी, चाहे समूह चर्चा हो, समूह परियोजना हो, भूमिका का निर्वहन करने की बात हो, ठीक है, ये सारा क्या होता हो रहा है, तो सामाजिक गतिविधि हो रहा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ने से भी समझ में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है, तो सामाजिक गतिविधि हो रहा है। तो ये सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम होगा, ठीक है। तो जिनका फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बहुत अच्छा। अब अगला देखते हैं। इसमें है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, ठीक है। यहाँ पे शिक्षिका जो है दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को क्या कर रही है, तो अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में वो शामिल कर रही है, जबकि वो दृष्टिबाधित है फिर भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आप लोग बताना है। तो फर्स्ट में कहता है कि कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, ठीक है। सेकंड में है कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, ठीक है। थर्ड में है सभी शिक्षार्थियों में दृष्टि बाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, ठीक है। और फोर में है दृष्टि बाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी से। तो यहाँ क्या होगा, तो देखिए अगर फर्स्ट का बात करें तो यहाँ पे कहता है कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, तो बाधा उत्पन्न तो नहीं कर रही है, ठीक है। आप लोग समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़े हैं, तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है, जो भी दिव्यांग होते हैं या अमीर गरीब जिस तरह का होता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, वो सभी एक ही साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो वो कहलाता है समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पे भी जो अगर एक्टिविटी हो रहा है वो क्या हो रहा है, सामूहिक गतिविधि हो रहा है, लेकिन उसमें जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उसको भी शामिल किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से आपको डायरेक्टली समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, यानी कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार वो कार्य कर रही है। दोस्तों आपको जहाँ पे ये सहानुभूति मिले, देखिए थर्ड ऑप्शन में सहानुभूति है, इसे देख के ही हम लोगों को हटाना है, ठीक है। यहाँ पे दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर तनाव बढ़ा रही है, तो तनाव बढ़ाना ये सब क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसे देख के ही आपको हटा देना है, ठीक है, इग्नोर करना है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, ठीक है। तो क्या क्या चीज का प्रयोग हो रहा है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि दृश्य हो गया देखकर, श्रव्य हो गया सुनकर, ठीक है। तो इस तरह का सामग्री और शारीरिक गतिविधि जो है का प्रयोग करती है, क्योंकि तो वो क्या कर रही है, तो वे शिक्षक को आराम देते हैं, ठीक है। सेकंड, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। थर्ड, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। फिर फोर में है इनमें अधिगम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन अगर आप पढ़े हैं तो यहाँ पे देखिए दृश्य श्रव्य है, यानी कि इंद्रियों का प्रयोग करेगा तभी तो वो दृश्य श्रव्य सामग्री ज़्यादा यूजफुल हो पाएगा, ठीक है। शारीरिक गतिविधि यानी कि बॉडी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर नंबर, यानी कि इनमें अधिक इंद्रियों का उपयोग सीखने को क्या होगा, तो उसको संवर्धन प्राप्त होगा, ठीक है, उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो फोर नंबर। यहाँ पे देखिए आराम लिखा है, यहाँ पे लिखा है सुगम, ये सब निगेटिव बात होता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, जो उपलब्ध कराते हैं, इस तरह से उपलब्ध करा के दे देना, ठीक है, ये सब निगेटिव होता है। आप लोग सबको निगेटिव पॉइंट्स में नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए। ये जहाँ भी मिले उपलब्ध कराना, सुगम बनाना, आराम कराना, ये सब निगेटिव होता है, इसे देख के ही ऑप्शन से आपको हटा देना है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें कहता है कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, ठीक है। तो कोलबर्ग के अनुसार जो सही गलत वाला बात होता है, तो इस तरह के प्रश्न में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया क्या होता है, तो सहयोग की नैतिकता होता है, या नैतिक तर्कना होता है, या फिर नैतिक यथार्थवाद होता है, या नैतिक दुविधा होता है। तो दोस्तों आप लोग अगर कोलबर्ग थ्योरी के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, तो आप लोग इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो मैं इसका जो है वीडियो है इस पर मैं बना दूंगा, अब इस पर बनाया नहीं है, तो आप लोग बने रहिएगा, तो ये वीडियो भी आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, नैतिक तर्कना, ठीक है। तो सही गलत का जो यहाँ पे बात होगा, प्रश्न के बारे में अगर निर्णय लिया जाएगा तो वो क्या हो रहा है, तो नैतिक तर्कना हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इसमें क्या कहता है,
कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, ठीक है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं, ठीक है। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि अगर जिस जो प्रतिभा संपन्न होते हैं बहुत सारे, वो क्या है, बहुत कम लोग ही प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति जो होते हैं मंद बुद्धि के होते हैं, और अधिकांश व्यक्ति जो है औसत बुद्धि का। तो यहाँ पे 70% जो व्यक्ति होता है वो औसत बुद्धि का होता है, यानी कि उसका बुद्धि लब्धि कितना होता है, 90 से 110 के बीच में होता है, ठीक है। और बहुत कम लोग, बाकी जो है 15% जो है वो 90 से कम होता है और 15% जो है 100 से अधिक होता है। तो यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी से। बुद्धि और जाति भिन्नताओं, बुद्धि वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर, बुद्धि वितरण, ठीक है। तो बुद्धि वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर यह क्या है, तो आधारित, तभी यह औसत, निम्न, ठीक है, बहुत कम, और ये जो है बहुत प्रतिभा संपन्न, इसी को कैटेगराइज किया गया वितरण के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। जो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, जहाँ पे कि सहयोग करता है, अधिगम में सहयोग करता है एक दूसरे का, ठीक है। तो वहाँ पे जो मतलब अधिक उम्र के प्रवीण अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं वे छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों को क्या करते हैं, तो वो मदद करते हैं। तो इससे क्या होगा, तो गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, या फिर उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर। यहाँ पे क्या होगा, अचीवमेंट, ये पहला वाला ही देखिए इसको पॉजिटिव बनाता है, यानी क्या होगा, उच्च मतलब हाई अचीवमेंट यहाँ पे प्राप्त होगा, और आत्मसम्मान भी क्या होता है, विकसित होता है। तो यहाँ पे द्वंद्व का बात करता है, द्वंद्व तो होगा नहीं, जब सहयोग होगा द्वंद्व कहाँ से होगा। यहाँ पे कहता है, यहाँ पे नैतिक विकास, यहाँ पे नैतिक मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई बात ही नहीं कहा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे कहता है गहन प्रतियोगिता, यहाँ पे गहन प्रतियोगिता का भी बात नहीं है, तो कॉपरेट करने का बात हो रहा है, ठीक है, प्रतियोगिता का कोई बात है ही नहीं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों को सीखने में बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, यानी कि आपका जो स्कीमा, जो पियाजे ने कहा था, जो आपका पूर्व का अधिगम होता है, जो आपने आपके माइंड में पहले से स्टोर है किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज, वही क्या होता है, स्कीमा होता है। तो वही कहता है यहाँ पे, पूर्व का जो अधिगम होता है, जब नई परिस्थिति आपके सामने आती है, ठीक है, तो उसको सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। तो यह क्या कहलाता है, यानी कि जैसे कि एक बच्चे के दिमाग में बिल्ली के बारे में पूरा हर चीज़ स्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन उसके सामने अचानक से एक दिन कुत्ता आ जाता है और उस कुत्ते को भी वो बिल्ली बोलता है। तो उस परिस्थिति में वो क्या होगा, तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण होगा, अधिगम का सकारात्मक होगा, या फिर नकारात्मक स्थानांतरण होगा, ठीक है। तो देखिए जब बच्चे के दिमाग में बिल्ली का स्कीमा है और उसके सामने कुत्ता आ जाता है, तो वो बच्चा क्या करेगा, अब उसको कंप्लीट मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कंप्लीट मॉडिफाई, ठीक है। तो यहाँ पे उस समय क्या हो रहा है कि वो जो कुत्ता आया उस नॉलेज को वो गेन नहीं कर पा रहा है, उसके लिए क्या हो जा रहा है, वहाँ पे वो जीरो हो जा रहा है। तो इसका फर्स्ट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अधिगम का शून्य स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि पुराने स्कीमा का स्थानांतरण नया जो नॉलेज है वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कि चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, तो यहाँ पे चिंतन क्या है, तो संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, या फिर भावात्मक व्यवहार है, ठीक है। तो चिंतन क्या चीज़ है, आप लोग बताइए जल्दी से, बहुत बढ़िया। तो सर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि संज्ञानात्मक गतिविधि, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा तो आप सभी को पता है, जिसमें बालक को केंद्र में रखा जाता है और बालक को ही प्रायोरिटी दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। एक बालक केंद्रित होता है, एक होता है शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित में क्या होता है कि शिक्षक जो है ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। अब देखिए एक बालक केंद्रित शिक्षा में यानी कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं, तो फर्स्ट में है वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, सेकंड में है मुख्य रूप से शिक्षक से, ठीक है, और थर्ड में है वैयक्तिक रूप से, और फोर में है समूहों में। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया।
तो देखिए आपको जब भी ऑप्शन में ऐसा मिले कि किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में कि जब दो तीन ऑप्शन का एक ही में मिलान किया गया, जैसे यहाँ पे देखिए सेकंड और थर्ड में जब आप देख रहे हैं तो थर्ड और फोर में, तो फर्स्ट में देखिए दोनों ही चीज़ों का चर्चा किया है, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों। तो इस तरह का जहाँ भी मिले आपका वही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ व्यक्तिक का भी बात है, सामूहिक जो कि यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह का जहाँ भी मिले आप डायरेक्टली उसका आंसर हो सकता है, हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक ट्रिक भी हो गया। तो डायरेक्टली आप इसका आंसर भी कर सकते हैं। तो बालक केंद्रित में ऑब्वियस है कि व्यक्तिगत रूप से होगा और सामूहिक रूप से, दोनों रूप से होता है। अब चलिए अगला प्रश्न है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे संशोधन का बात हो रहा है, मॉडिफाई का बात हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर? देखिए पियाजे ने जो अनुकूलन बताया था, अनुकूलन दो तरह से था, एक एसिमिलेशन एक एकोमोडेशन, ठीक है। एक समावेशन था और एक था समायोजन। समावेशन क्या होता है? जब कोई नॉलेज, किसी अपने नॉलेज में कुछ नया नॉलेज ऐड करते हैं तो वो समावेशन होता है। जब उसमें मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? तो मॉडिफाई करते हैं। जब मॉडिफाई करते हैं तो उस समय हो जाता है समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन होता है, ठीक है। तो जैसे समावेशन को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि बच्चा जानता है सफ़ेद बिल्ली होता है, लेकिन एक दिन उसके सामने काली बिल्ली आ जाती है। तो बच्चे को केवल क्या ऐड करना पड़ा? केवल ब्लैक कलर को ऐड करना पड़ा, तो वो समावेशन हो गया। वहाँ पे क्या हुआ? ऐड करना पड़ा। लेकिन जब बिल्ली के उसके सामने कुत्ता आ जाता है तो उसके माइंड में क्या स्टोरेज है? पहले से क्या स्टोर है, क्या स्कीमा है? तो बिल्ली का। लेकिन कुत्ता जब आता है तो उस समय उसको कंप्लीट मॉडिफाई करना पड़ता है। हर एक चीज़ कुत्ता का जो गुण होता है उसको लाना पड़ता है। उस समय क्या होता है? तो शून्य स्थानांतरण होता है, जो अभी आपने जस्ट पढ़ा था, ठीक है। तो इसके यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो समायोजन। यहाँ पे क्या करता है? वो संशोधित कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ। जब भी संशोधन यानी मॉडिफिकेशन का बात होगा तो समायोजन, जब भी कुछ ऐड करने या जोड़ने का बात करेगा तो समावेशन। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें कन्फ्यूजन प्राय हो जाता है। तो आपको सीधा यहाँ से याद रखना है, संशोधन तो समायोजन, ठीक है, यानी कि एकोमोडेशन इसको कहते हैं। और समावेशन क्या होता है? किसी भी मतलब पुराने स्कीमा में कुछ ऐड कर लेना, तो वो होता है समावेशन यानी एसिमिलेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव ही इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, ठीक है। तो इससे जो है डैश को बढ़ावा मिलता है। तो इससे किस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा? पुनर्वलन, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण, ठीक है। थर्ड में है व्यक्तिक विभिन्नताओं और शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन में कि जो शिक्षिका है अपने शिक्षार्थियों से क्या है? इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को, यानी कि एक चीज से जो ज्ञान वो प्राप्त करता है उसको दूसरे क्षेत्र में वो लगाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों के बीच कोरिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। तो क्वेश्चन पढ़ने से भी हमारा लग जाता है कि इसका आंसर क्या होगा? तो सेकंड नंबर, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग नए हैं चैनल पे तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको जो वीडियो है इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि सृजनात्मकता, ठीक है, मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो सृजनात्मकता जो है किस चीज़ से संबंधित है आपको बताना है। सृजनात्मकता को इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है? मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, ठीक है। तो अभिसारी चिंतन को इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्ज थिंकिंग, ठीक है, और इसको कहते हैं डाइवर्स थिंकिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए अपसारी क्या होता है? अपसारी डाइवर्स क्या होता है? मतलब एक से मतलब छोटा से बड़ा की तरफ होता गया, यानी कि बढ़ते चला गया। और अभिसारी क्या होता है? कन्वर्स थिंकिंग, अधिक से कम, यानी नैरो थिंकिंग को आप समझ सकते हैं अभिसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित होना चाहिए यहाँ पे बताइए? एक अनुकरण हो गया, कॉपी करना, नकल करना, ठीक है। मॉडलिंग हो गया, किसी चीज़ का मॉडल तैयार करना, इस तरह से कुछ कुछ एक्टिविटी करना, ठीक है। तो सृजनात्मकता क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? देखें तो करेक्ट आंसर हमारा
4 हो जाएगा, यानी कि अपसारी या फिर बहुविध चिंतन। तो इसको हिंदी में भी समझिए और इंग्लिश में भी समझिए, ताकि आपको अगर कभी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप उसको इंग्लिश में भी देख सकें, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।